नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। जी हां, तमाम विपक्षी दलों और कांग्रेस की बन गई बात। बीजेपी ने शुरू किया अपना धमकाना पाला प्लान। आखिरकार क्यों दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा किसान मुद्दे पर। तमाम किसान दोस्तों हुए एकजुट, राकेश टिकैत, गुरुनाम चढ़ूनी भी आए संगठनों के साथ। और कैसे दोस्तों ध्रुव राठी के एक वीडियो ने बीजेपी में मचा दिया हड़कंप। कैसे बीजेपी के जो चुनावी चंदा दोस्तों सीक्रेट बॉन्ड है उसकी पोल खोल दी है कांग्रेस ने। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी को लगा 440 वाट का झटका। जी हां, आपको बता दें चले, किसानों ने खोल दिया मोर्चा। कहा किसानों के लिए काला दिन है, ये सरकार नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। दरअसल दोस्तों एक किसान की जान जाने के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। 22 साल के किसान दोस्तों हरियाणा की गोलीबारी में मारे गए। जिसके बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। किसानों को सरकार ने 5वें दौर की बैठक का न्योता दिया, लेकिन किसानों ने इस न्योते को ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि हमारा मन बहुत दुखी है। एक युवा जो हमारे बीच था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ वो हमारे किसान भाइयों के ऊपर गोलियां चला रही है। आपको बता दें किसानों ने कहा कि बातचीत का ढोंग बंद कर दे सरकार, हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उस किसान के साथ जो हुआ है उस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार के खिलाफ जो किसान है वो मोर्चा खोल कर बैठे। साफ दिखाई देता है दोस्तों आने वाले समय में सरकार को अब बदलना तय है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा इस देश की जनता बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान परेशान है। देश के गरीब के पास दोस्तों आप समझिए खरीदने को पैसा नहीं है, अनाज वनाज खरीदने तक को। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि महंगाई आज 2 गुना हो चुकी है। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो लोग ये ज़रूर सोचें कि आज बीजेपी ने जो महंगाई फैलाई है उसकी जिम्मेदार वो अंधभक्त हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। अंधभक्त इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये लोग वही हैं, जब कांग्रेस की थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाती थी तो ये कहते थे कि देखो कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, और सब लोग ट्वीट करते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर तो अक्षय कुमार तक कांग्रेस पर ताना मारते थे कि आज मैं साइकिल से आया। अनुपम खेर भी उसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों आज बड़े से लेकर वो अंधभक्त, छोटे अंधभक्त तक इसमें शामिल है। जो लोग आज बीजेपी अगर दाम बढ़ाती है तो कहते हैं कि अरे मोदी जी ने किया है तो कुछ अच्छा सोच कर ही की हो, महंगाई बढ़ाई होगी, इससे देश का विकास ही हो रहा है। मतलब आप समझिए जब विकास नहीं हो रहा था, ये इसे कहते हैं अंधभक्ति, कि अपनी मन मुताबिक सरकार आ जाए तो भले ही महंगाई बढ़े। आपको बता दें चले दोस्तों ध्रुव राठी के एक वीडियो ने मोदी सरकार की खोल दी पोल। कैसे ध्रुव राठी का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। दरअसल दोस्तों ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप सच में आपको देश की चिंता है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। और दोस्तों ध्रुव राठी ने 30 से 40 सेकंड में बीजेपी की ऐसी पोल खोली जिसको मैं मानता हूँ बेस्ट वीडियो ध्रुव राठी का। आपको बता दें इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, ये बात ज़रा गौर से सुनिए दोस्तों, देश कैसे वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ता चाह रहा है। जी हाँ, आपने वो तो सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब कि अब एक सारे जितने भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के सब एक साथ कराए जाएंगे। ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन दोस्तों ये देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। इस देश में अगर देखा जाए दोस्तों तो अब बहुत कम जगह ऐसी सरकारें बची हैं जो खास करके विपक्ष की हैं। ज़्यादातर जगह सब जगह बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ध्रुव राठी ने बताया कि बीजेपी के कंट्रोल में ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दोस्तों तमाम संस्थाएं हैं। बीजेपी इनका दुरुपयोग कर कर तमाम विपक्ष को ख़त्म कर रही है। अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया, एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें रविश कुमार सच्ची न्यूज़ें पेश किया करते थे। उसके बाद एक एक कर एनडीटीवी से तमाम पत्रकारों ने अपनी जॉबों को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर दोस्तों गोदी मीडिया बनाया जा रहा था उस चैनल को भी। ऐसे कर के दोस्तों ये एनडीटीवी ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों यही नहीं, एलजी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरकार तो केजरीवाल की है लेकिन दिल्ली में एलजी का ऑर्डर चलता है।
इस तरीके की तमाम चीज़ें ध्रुव राठी ने बताई, जैसे कि राहुल गांधी को सस्पेंड करना, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना, कांग्रेस को ख़त्म करना, सरकारें गिराना, तमाम विपक्ष की सरकारें गिराना। तो इसको कुल मिलाकर ध्रुव राठी ने कहा वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ रहा है, यानी कि बीजेपी की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार को सुधारना हमें आता है, सत्ता भी बदलेगी और सरकार के इस कानून को भी बदलेंगे हम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को पूरी तरीके से आड़े हाथ ले लिया है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में हम देश की जो खास कर दोस्तों जो एक उनकी आइडियोलॉजी है किसानों की, उसको जो ख़त्म किया जा रहा है उसको बचाया जाएगा। राकेश टिकैत, गुरुनाम चढ़ूनी सब एक साथ आ गए दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कई किसान संगठन टूट गए थे, लेकिन किसान की मौत होने के बाद तमाम संगठन 11 संगठन एक साथ आ गए, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। अब आर पार की लड़ाई है दोस्तों। एक बार किसानों ने 1.5 साल तक धरना दिया, इस बार फिर से एक बार किसान सड़कों पर उतरा है दोस्तों। और यकीन मानिए जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तब तब सरकार की फजीहत हुई है। एक बार फिर से सरकार मुसीबत में फंसने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश का किसान परेशान है, उसके ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोलियां तक दागी जा रही हैं, जिसको लेकर इस देश का किसान काफ़ी परेशान है। किसानों ने कई बार ये ऐलान किया है कि वो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं दोस्तों कि किसानों को खिलाफ होना पड़ा। आप समझिए हरियाणा पुलिस ने बेखौफ होकर गोलियां चलाईं, एक किसान को गोली लगी वो वहीं पर मर गया। और ये पहली मौत नहीं है, पहले आंदोलन में 765 किसान मारे गए थे। प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी एक ट्वीट तक नहीं किया कि मेरी वजह से उन किसानों की जान गई है। और इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने खुलासा भी किया था, जिसके बाद आपने देखा ही कि सत्यपाल मलिक के घर पर अभी परसों ईडी सीबीआई के छापे पड़ गए। तो जो भी मोदी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है आजकल, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए ध्रुव राठी ने इसको वन नेशन वन पार्टी नाम भी दिया था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किलें कांग्रेस के साथ तमाम विपक्ष की बनी बात दोस्तों। पहले अखिलेश यादव से डील तय हो गई दोस्तों इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद आपको बताते चलें कांग्रेस ने जो है यहाँ पर तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, खास कर आपको बताते चलें पहले क्योंकि अखिलेश यादव से बात बनी, और उसके बाद केजरीवाल और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में भी बात बन गई, जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 पर तो कांग्रेस 3 पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चलें आम आदमी पार्टी कांग्रेस में डील डन होने के बाद अब ममता बनर्जी से भी बताया जा रहा है डील लॉक हो चुकी है। ममता बनर्जी ने भी अपने तेवर थोड़े से नरम कर दिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से लड़ा तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। जिस दिन बीजेपी सत्ता से हट गई उस दिन समझ लीजिए देश दोस्तों एक ऐसी चीज़ से बाहर निकलेगा जैसे अंग्रेज़ों ने कब्जा नहीं कर लिया था, बस वैसे ही अभी कब्जा बीजेपी ने देश पर कर रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों, मृतक किसान के आप समझिए मृतक किसान की फैमिली ने मुआवजा लेने से किया इनकार, कहा नहीं चाहिए तुम्हारा 1 करोड़ मुआवजा, रखो अपने पास, तुम हरियाणा पुलिस पर करो, हरियाणा सरकार पर हो एफआईआर दर्ज, उसके बाद ही हम कोई बात करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें जो किसान मारा गया है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन किसान के परिवार ने मना कर दिया। आपको बता दें अब ये तो कहा जा रहा है कितना दिया जा रहा था, क्लियरली इसका भी कोई खुलासा नहीं है, लेकिन जो भी मुआवजा दिया जा रहा था दोस्तों किसान के परिवार ने उसे लेने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले किसान के परिवार ने कहा है हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मुआवजा, हमें चाहिए कि हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा सरकार पर एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 22 से 23 साल के किसान की जान चली गई, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ बॉर्डर पर। सीधी सी बात यह है कि किसान को मारने के आरोप बीजेपी पे पहले भी लगे हैं और एक बार फिर से बीजेपी घिर गई है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी इस तरीके के कारनामे आए दिन करती है, सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर कर भी शर्मिंदा महसूस नहीं करती है। बीजेपी को लगता है वो जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। देखिए दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आज देश के जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। इस बात को आप और हम झुठला नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश का किस तरीके से अपमान किया है। प्रधानमंत्री यूँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात देश के किसान की आती है, मजदूर की आती है, तो प्रधानमंत्री पीठ दिखाकर भागते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार में किसानों के मुद्दे को लेकर उन्हें घेरा करते थे।
पेट्रोल डीजल को लेकर मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन आज जब खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो सारी बातें घोल कर पी गए दोस्तों। आप समझिए, अब उनका कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को यही लगता है जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी सरकारें जो देश में खतरा बन चुकी हैं दोस्तों, जिनके लिए देश के लोग कोई मायने नहीं रखते, ये वैसी सरकारें बनती जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ की बैठक, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी वहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी हो गया तय। दरअसल आपको बताते चले, सीट फार्मूला जैसे ही तय हुआ दोस्तों तो बीजेपी ने अब लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन जिससे कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है उसको बीजेपी डरा धमका रही है और कह रही है गठबंधन तोड़ दो। दरअसल दोस्तों अब तक तो बीजेपी ये सोच रही थी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोस्तों फाइनली जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया तो बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी इस गलतफहमी में जी रही थी कि इन लोग का तो गठबंधन होगा ही नहीं, ये लोग कर ही नहीं पाएंगे गठबंधन और जो भी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों अब उल्टी तरीके से बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की डील लॉक हो जाएगी, क्योंकि आपको बताते चलें अब तक बीजेपी इसी गलतफहमी में जी रही थी कि शायद इस गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला तय ही नहीं हो पाएगा और ये लोग आपस में ही लड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होगा, बीजेपी के साथ ही गेम हो गया और यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों ने बात कर ली है। यानी कि अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी सीट फार्मूला शेयर हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि देश में हम बंटवारा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को फिर से ललकार दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल देश को जो बांटेंगे हम उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। दरअसल दोस्तों देश को बांटने वाले यानी कि बीजेपी वालों पर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली। उनका कहना है कि फिलहाल वो तमाम लोगों को, खास करके दिल्ली की सत्ता है, प्रहार करेंगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के तमाम नेता नफरत फैलाने का काम करते। ममता बनर्जी ने एनआरसी से लेकर तो तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। कहा हमारी सरकार का खास कर पैसा रोक लिया जाता है राज्य का और केंद्र सरकार उस पैसे को नहीं देती है, परेशान करती है राज्यों को पैसा मुहैया कराने में। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली। दरअसल दोस्तों इस देश में कई पार्टियां आई, कांग्रेस भी आई, कई बार कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रही दोस्तों, नॉन स्टॉप रही, कांग्रेस कभी हारती नहीं थी। और पहले भी दोस्तों जाहिर सी बात है हिंदू भाई पहले भी थे, लेकिन अब जो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जहर घोलाया है वो कभी पहले नहीं था। इतना जहर तो दोस्तों आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी नहीं घोला, क्योंकि खैर उनकी राजनीति तो अच्छी थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने हमेशा जहर घोलने की कोशिश की, पर वो भी इस हद तक कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन दोस्तों क्योंकि आज जो जहर घोला गया है बीजेपी की तरफ से वो दुनिया देख रही, क्योंकि बीजेपी ने इस देश में दोस्तों बंटवारे की एक लकीर खींच दी है कि हिंदू इधर मुसलमान उधर। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने में बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, और गोदी मीडिया तो आपको पता ही है साथ देती है। तो लोगों के मन में ऐसा शक डाल दिया गया कि भैया देखो ये तो मुस्लिम सपोर्टर पार्टी है और हम जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हमें सपोर्ट करो। लेकिन बीजेपी ये भूल गई दोस्तों कि इस देश में हिंदू पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई अब जन्मे हैं, है ना। पहले भी दोस्तों कांग्रेस की सरकार रही है, अभी भी आएगा इंडिया गठबंधन जीत कर, और जब जिस दिन जीत कर आएगा दोस्तों उस दिन बीजेपी का ये सारा जो खड़ा हुआ साम्राज्य ढह जाएगा, क्योंकि नफरत का साम्राज्य कितना ही बड़ा कर ले बीजेपी, एक दिन उसका ढहना तय है दोस्तों। कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है, सबको जाना ही है। और ये बात बीजेपी शायद भूल गई है कि राजा रजवाड़े नहीं टिक पाए तो आप कौन से खेत की मूली हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खोलकर मोर्चा बैठने वाले हैं दोस्तों। आपको बताते संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा, कहा अब की बार बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी, जो लोग 300 पार 400 पार के वादे कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस बार विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतर गया। उधर बीजेपी दोस्तों ईवीएम के बल पर पता नहीं क्या खेल करना चाह रही है, क्योंकि भाई ईवीएम को लगातार नॉन स्टॉप हटाने की मांग चल रही है, लेकिन ईवीएम को हटाया नहीं जा रहा है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों सब जानते हैं चुनाव आयोग किसके पक्षकार है।
अगर दोस्तों चुनाव आयोग बीजेपी का पक्षकार नहीं होता तो वो कभी भी दोस्तों आप समझिए कभी भी शिवसेना का सिंबल और नाम उठाकर एकनाथ शिंदे को नहीं देता जो पार्टी तोड़कर भाग गए, या फिर एनसीपी के शरद पवार की पार्टी का नाम अजित पवार को नहीं देता दोस्तों जो कि पार्टी छोड़कर भागे। और दोस्तों मुझे तो हैरानगी होती है कि इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और फैसला सुनाना चाहिए कि भैया पार्टी जिसकी है सिंबल और नाम भी उसी का है। लेकिन दोस्तों ये केस अड़े रहते हैं और काफ़ी समय लग जाता है। सवाल वही है दोस्तों कि इतने में तो बीजेपी का काम ही हो जाता है। वो सिंबल और नाम छीन कर दोस्तों इसलिए देती है ताकि वो लोगों को ये बता सके कि असली शिवसेना हम हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों आप समझिए कंफ्यूज रहते हैं और गलती से वोट डाले आते हैं कि ये शरद पवार की पार्टी है, सिंबल नाम उनका डाले आते हैं, जिसको न्यूज़ नहीं पता होती उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कैसे शरद पवार और तमाम लोगों की पार्टी का नाम छीन लिया गया और उनको एक नया नाम दे दिया गया। इससे साफ दिखाई देता है कि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर दोस्तों ये सब कुछ करता है इनके साथ। तो चुनाव आयोग पर तो अब किसी को भी भरोसा नहीं है, इसलिए ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है। अभी भी ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि इस देश से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को वो हटाकर रहेंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की अखंडता और भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा इस बार पीडीए पूरी की पूरी 80 सीटें जीत कर आएगा, 63 सीटें जीतेगा और 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं। आपको बता दें क्योंकि अभी यूपी में बात बन गई थी जहां पर कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं और अखिलेश 63 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस मजबूती से उतरे। इस बार अखिलेश यादव ने अपनी पूरी जान फूंक दी है दोस्तों, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है इस बार कोई भी कमज़ोर नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। अगर आप पिछली बार का चुनाव देखें तो राहुल गांधी बहुत इजी लिया करते थे चुनाव को, ना वो सड़कों पर उतरा करते थे, ना राहुल गांधी को कोई ज़्यादा जानता था। मतलब ऐसे तो पहचानते थे लेकिन एक राजनेता के तौर पर जो उनकी एक आइडियोलॉजी चेंज हुई है, जो उनके चेंजेस आए वो चीज़ नहीं थी। अब राहुल गांधी को लोग देखते हैं तो उनमें एक नेता नज़र आता है। पहले राहुल गांधी दोस्तों बहुत सीधे सीधे से लगते थे और कुछ एक अजीब सी उनके पास ऐसा लगता था वो पावर नहीं है जो एक राजनेता के पास होती है, जो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच टाइप जो होता है। लेकिन अब राहुल गांधी को देखते हैं तो लगता है कि ये देश के आने वाले पीएम हैं, नेक्स्ट अपकमिंग पीएम। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अभी हमने विधानसभा में देखा कैसे उनको वोट मिले। तो दोस्तों विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। देखा जाए तो इन लोगों ने अपनी एक छवि बदली है और ऐसे में मुझे साफ लगता है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों इस बार कमाल करेगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। बस एक ही मुद्दा है दोस्तों कि किसी तरीके से ईवीएम का कोई इलाज होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के बल पर बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। तमाम चीज़ों पर फ्रॉड से लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो कम से कम विपक्ष अगर अपनी पूरी जान लगाए तो ईमानदारी से दोस्तों उसको उसका हक भी मिलना चाहिए। यानी कि अगर जीत रहा हो ऐसा ना हो कि भैया ईवीएम में खेल कर दिया जाए। इसलिए तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल किसानों ने साफ मना कर दिया है, वो सरकार से नहीं करेंगे बात। उन्होंने कहा ये हमारा आखिरी फैसला है। अब तो सरकार को डायरेक्ट फैसला करना होगा, अब बातचीत नहीं। अगर एमएसपी की गारंटी दे रहा हो तो ही बात करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अब बात नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे भी हमारे किसान की जान जा चुकी है, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। सीधी सी बात है दोस्तों, अब किसानों ने अल्टीमेट दे दिया है कि अब वो किसी भी तरीके से दोस्तों मानने वाले नहीं हैं। और 24 तारीख के दिन कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। 24 तारीख को किसान 24 जो है यहाँ पर दोस्तों फेब को कुछ करने वाले हैं, और जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब कुछ बड़ा देश में होने जा रहा है दोस्तों। मतलब साफ हो चुका है, किसान ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आप हमें बताइए, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी दोस्तों मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए